कहते हैं छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आदिवासी बहुल गलियारों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास देखेंगे तो पता लगेगा कि राज्य के आदिवासियों ने जिसे समर्थन दिया उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली बीजेपी का सरगुजा और बस्तर में सफाया क्या हुआ, हाथ से सत्ता ही चली गई। लेकिन 2023 से बहुत पहले बीजेपी ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी बस्तर में एक चिंतन शिविर करने जा रही है, जो इस बात का इशारा है कि बीजेपी फिर आदिवासियों के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर सत्ता में वापसी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में ट्राइबल वेलफेयर के काम को जो गतिशीलता दी थी वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इन सारे मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेता हमारे बैठे हैं और आने वाले 2 साल की कार्य योजना प्रदेश कार्य समिति की बैठक में और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है उसकी भी जानकारी दी जाए। बड़ी उम्मीद के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग भी कांग्रेस से जुड़ा था और सरकार बनाने में उनका भी सहयोग था, लेकिन 2.5 वर्षों में बिल्कुल निराशा हाथ लगी है और जितने मतलब पीड़ित हुए हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग उतना कभी भी नहीं हुए। इस सब बात को लेके आने वाले समय में आक्रामक रूप से मोर्चा आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने 2018 में आदिवासियों का विश्वास जीतकर सत्ता में वापसी की, तो अब भी कांग्रेस खुद को आदिवासियों का बड़ा हितैषी बताते हुए अपने कामों को गिना रही है और ऐसा करते वक्त वो बीजेपी पर तंज कसना भी नहीं भूलती। अब जब जाएंगे क्षेत्र में तो आदिवासी ही उनसे पूछेंगे कि आप 15 साल हुकूमत में रहे, हमारे लिए क्या किया तो कुछ नहीं। और उसके बाद अब वहां जाएंगे तो अभी तो प्रजातंत्र है, अपने अपना काम सब करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अगले चुनाव में उतरने का समय कम है। चुनावी तैयारियों में आदिवासियों को लुभाने की कवायद भी शामिल है। इसके लिए सत्ता को अपने किए वादे निभाने होंगे तो विपक्ष को लुभावने वादे करना होंगे। इतने पर भी आखिरी फैसला आदिवासी ही करेगा कि वो किसके साथ है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चिंता सियासी आदिवासी का जिक्र जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से सियासी रूप से होता रहा है, उनके उत्थान के लिए होता रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर होता रहा है और उनके लिए कुछ काम होता है तो भी होता रहा है। उसके बावजूद भी जब 20 साल छत्तीसगढ़ बने हो गए हैं, हम ये बात करते हैं कि आदिवासियों का उत्थान करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। तो क्या पिछले 20 साल में आदिवासी सिर्फ सियासी तौर पर या वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे? और एक बार फिर क्या आदिवासियों को सियासी दल वोट बैंक के तौर पे देखते हैं? वाकई कुछ बदलाव आएगा? बहुत सारे सवाल सभी के जहन में है। चर्चा आज इसी पर, आदिवासी दिवस है आज, तो ये चर्चा कम से कम बनती है कि हम आदिवासियों के हित को लेकर चर्चा करें और आदिवासी हित की बात करने वाले 2 प्रमुख दलों से बातचीत भी करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम सिंह जी हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री, बहुत स्वागत है आपका। केदार कश्यप जी हमारे साथ, पूर्व मंत्री हैं, बस्तर से आते हैं, बहुत स्वागत केदार जी आपका भी। आप दोनों का बड़ा अहम रोल रहा है आदिवासियों के विकास में और योगदान भी रहता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हैं, बहुत स्वागत आपका भी। केदार जी, आप लोग बैठक करने जा रहे हैं और कल भी एक बैठक हुई थी, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने उठाए वहाँ पर, लेकिन जब आप लोग वर्तमान सरकार को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि आदिवासियों के हितों की अनदेखी हुई, बार बार पिछले 15 सालों का सवाल खड़ा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को बहुत सारे लोग लुभावने वादे करके उनको भरोसा दिला करके सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों को दरकिनार कर दिया, उनके हितों को नजरअंदाज कर दिया, चाहे वो वनोपज का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर हो, चाहे विकास का मामला हो। आज आदिवासी हमारे वर्ग के लोग जमीन पर आकर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और प्रदेश के इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से आदिवासियों के साथ में
चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो जमीन हड़पने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं से कांग्रेस की पार्टी उनके जमीन हड़पने वालों लोगों के साथ में दिखाई देती है, बलात्कारियों के साथ में दिखती है। और लगातार इस क्षेत्र में लोगों के साथ में अत्याचार होता है और प्रदेश के गृह मंत्री चुप्पी साध के बैठते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंह बना कर बैठते हैं, कुछ एक शब्द तक नहीं बोलते। सिलगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, कोई मंत्री जाने को तैयार नहीं होता। कहीं ना कहीं से आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ये सब पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने किस तरीके से उनके साथ में धोखा किया है, किस तरीके से उनका विश्वासघात किया है। और इसी बात को लेकर के पूरे प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोग आज जमीन पर उतरे हुए हैं और अपना आक्रोश सरकार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं और उनका विश्वास इस सरकार के प्रति उठ चुका है। आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस को मजा चखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लाएंगे। और जिस के तहत में प्रेम साय जी से भी मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। प्रेम साय जी, केदार जी बोल रहे हैं कि 2.5 साल में आप लोगों ने वादा खिलाफी की, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप कुछ बता पाएंगे क्या क्या आपकी सरकार ने आदिवासी हित में किया? केदार जी वादा खिलाफी का आरोप आपकी सरकार पर लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आज 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस है और उसके लिए आप सबको गाढ़ा गाढ़ा बधाई, जय जोहार, जय सेवा। आदिवासियों का आपको भी बहुत बधाई। कांग्रेस से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और कांग्रेस के लोग नेता हमारे प्रधानमंत्री रहे हों, आदिवासियों के जाकर उनकी तकलीफ़ों को, उनके दिक्कतों को सुनते भी थे और उसका के बाद में फिर उसको निर्णय भी लेते थे। लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए अगर अच्छा काम किया होता तो ये 14 सीट में क्यों सिमटते लोग? आज चिंतन कर रहे हैं, उस समय चिंतन क्यों नहीं किया? उस समय आदिवासियों के लिए आखिर किया? आदिवासियों को केवल छलने का काम किया। आदिवासियों को जर्सी एक जर्सी गाय देंगे। किन किन आदिवासियों को मिला भाई एक जर्सी गाय? चाहे वो बस्तर का हो, चाहे सरगुजा को। बताया ना, हमारे साथी हमारे केदार भाई हैं, वो भी मंत्री रहे हैं। ये वादा किए थे कि नहीं किए थे कि हर आदिवासियों को एक जर्सी गाय दिया जाएगा, कहीं कोई जर्सी गाय नहीं दिया जाएगा। यही तो छल कपट करके आदिवासियों को अब अपना उसको वोट बैंक बना के उसको लिए थे और आदिवासी भी समझ गए ये भारतीय जनता पार्टी केवल कहती भर है और करती कुछ नहीं है। हमने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, देखिए हमने आदिवासियों में के बीच में काम करने के लिए प्राधिकरण बनाया। पहले भी प्राधिकरण बने थे, सरगुजा प्राधिकरण बना था, बस्तर प्राधिकरण बना था, लेकिन उसके मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और कभी बैठक होती थी, कभी बैठक नहीं भी होती थी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने कहा कि भाई ये आदिवासियों का मामला है, उनका प्राधिकरण है, विकास के बारे में वो लोग चर्चा करेंगे, वो लोग बैठ के करेंगे, तो हम उसमें अध्यक्ष नहीं रहेंगे। हम कोई वरिष्ठ विधायक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद सौंपेंगे और दोनों जगह जो वरिष्ठ आदिवासी विधायक हैं उनको अधिकार दिया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बीच में भी बहुत सारे आदिवासी रहते हैं जो मादा पैकेट में रहते हैं, कुछ सीमित उसमें एरिया रहते हैं। मध्य क्षेत्र में भी हम लोग ने एक आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाया जिसमें वहाँ लोग रहकर और उनकी सेवा कर सकते हैं। वनोपज की बात, जहाँ तक बात है कि अभी केदार भाई बोलते कि वनोपज की खरीदी कुछ नहीं हुई। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यदि खरीदी हुई वनोपज की तो छत्तीसगढ़ में हुई। पूरे हिंदुस्तान का 70% खरीदी वहाँ हुआ, पूरे देश में नंबर 1। और हम लोगों ने जो वनोपज की खरीदी का जो पहले केवल 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हम लोगों ने उसको 52 वनोपज की खरीदी की बात कही। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में एक महुआ का जो खरीदी का वो था, इन्होंने आदेश निकाल दिया कि अगर किसी के पास अगर 5 किलो से ज़्यादा अगर महुआ है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक्साइज डिपार्टमेंट आएगा, उसको बंद करेगा, उसको जेल में कर देगा। और पूरे आदिवासी इतना घबरा गए कि अब जितने महुआ था उसको रोड में फेंक दिया, औने पौने दाम में उसको बेच दिए। और जैसे ही ख़त्म हुआ कि आदिवासी पास कोई महुआ नहीं बचा, बोले कि ये पुराना आदेश ख़त्म,
सब व्यापारियों के पास चला गया। तो ऐसे छल प्रपंच करके आप आदिवासियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी ने जो 17 रुपये प्रति किलो महुआ का उपज था, दाम था, उसको हमने उसको बढ़ा के 30 किया, और 30 करने के बाद उसको फायदा 17 से 34 रुपया मार्केट में बेचा। तो ये आदिवासियों के हित के लिए जो उनकी आर्थिक उन्नति का स्रोत हम लोगों ने एक कहा, और जिससे 52 वनोपज की खरीदी हुई। जो तेंदुपत्ता का जो उपज का जो कीमत ये 250 रुपया प्रति मानिक बोरा यूँ था, हमने बढ़ा के उसको 400 मानिक बोरा किया। तो आखिर फायदा किसको हुआ? ये आदिवासियों को इसका फायदा हुआ। वन अधिकार का जो हम लोगों ने जो नियम बनाए थे भारत सरकार ने, आपने पूरा हीला हवाली करके कम उसको करके और बोला कि अब पूरे समाप्त हो गया और कोई बचा नहीं है। हमने कहा कि उसका हम पूरा परीक्षण करेंगे, हमने चुनाव में उसका वादा किया था, और उसका परीक्षण करने के बाद चाहे व्यक्तिगत अधिकार पद देने की बात हो, सामुदायिक अधिकार पद देने की बात हो, सामुदायिक वन संस्थान, एक लंबी फेहरिस्त है। आप यहाँ पर जो प्रेम साय जी गिना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1। एक छोटी टिप्पणी राम अवतार जी की भी यहाँ पर ले लेता हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। राम अवतार जी, दोनों ही दल का दावा है आदिवासियों के हितैषी वो है। प्रेम साय जी ने एक लंबी फेहरिस्त गिनाई, केदार जी ने वादा खिलाफी कर रही है, कांग्रेसी आरोप यहाँ पर लगाए। 20 साल छत्तीसगढ़ बने हो गए हैं, अभी भी आदिवासी के उत्थान और विकास की बात हो रही है। क्या हमारी गति बहुत कम है, या कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में कमी है? देखिए, आदिवासी दिवस पर एक नेक इंसान माने जाते हैं जो आदिवासी, उनके व्यक्तिगत विकास पर, उनके राजनीतिक विकास पर, उनके लिए जो काम है वो कहीं न कहीं जिस इच्छा शक्ति से पिछले वर्षों में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का बड़ा भूभाग जो है आदिवासी इलाका है, वनांचल क्षेत्र है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। अगर नक्सलवाद खत्म करने कांग्रेस और भाजपा दोनों, राज्य सरकार केंद्र की और राज्य की, एकजुट हो जाएं, तो इस आदिवासी दिवस पर अगर संकल्प ले लें दोनों राजनीतिक दल, तो बड़ा फायदा उस वर्ग को होगा। क्योंकि नक्सल प्रभावित बड़े स्तर पर होने के कारण वहां जनजीवन में जैसे सुधार होना चाहिए, जैसी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, जैसे अनाज पहुंचनी चाहिए, जैसे सड़क पहुंचनी चाहिए, तो जो योजनाएं तो बड़ी बड़ी बच जाती है, मगर वो योजना धरातल में नहीं पहुंच पाती जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। तो इस दिशा में अगर काम होता, यह काम तब होगा जब नक्सलवाद से मुक्त होगा। एक बात। दूसरी बात, दोनों नेता एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वास्तविक में यह है कि आदिवासियों के नेतृत्व के बारे में किसी भी पार्टी ने बड़ी इच्छा शक्ति के साथ काम करने की कोशिश नहीं की। ठीक। भाजपा में केदार कश्यप जैसे नौजवान जो है, जो सक्रिय हैं, उनको जिस तरह से तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसी तरह से कांग्रेस में बड़े इलाके में, बस्तर में और सरगुजा में बड़ा फायदा हुआ है आदिवासी सीटों में, सारे पंचायत चुनाव से सब चुनाव को लेकर। तो एक समय अब जो है कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उस इलाके में किस तरह से आदिवासियों के हक में काम करे, और काम करके जो वहां पर जनजीवन में परिवर्तन ला सके, उस दिशा में अगर काम करे, ये तो बहुत सही अहम मायने चीज में यहाँ पर है। आदिवासी दिवस पर सही संदेश जाएगा। ऐसे निर्णय दोनों पार्टियों को करनी चाहिए। केदार जी, जब भी बात होती है आदिवासी विकास की, आज के डेट पर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सफलता का पैमाना, ये आप लोगों ने विकास क्या किया, इस बात से मापा जाता है कि पिछले चुनाव में बस्तर सरगुजा दोनों जगह आप लोगों ने क्लीन स्वीप हो गए, आप लोगों को एक भी सीट वहाँ पर नहीं मिली। क्या वजह थी? अगर आदिवासियों का विकास हुआ था, आप लोग करीबी थे, आप लोगों की बात समझते थे, तो आप लोगों को सीट नहीं मिल पाई, वहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े लुभावने नारे दिए थे। उन नारों का आज जमीन स्तर पे क्या हाथ हो रहा है सभी जानते हैं। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि लगभग 52 प्रकार के हमारे वनोपज का इन्होंने सूचीबद्ध किया है। केवल सूचीबद्ध किया है, खरीदी कहीं पर नहीं हुई है। इस बात का मेरा सीधा और राज्यपाल मैडम के हस्तक्षेप के बाद वनोपज की खरीदी प्रक्रिया चालू होती है, और उसमें भी
निजी क्षेत्र में क्या कहते हैं ज्यादा खरीदी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में कम खरीदी होती है, तो ये भी एक सवाल का चिन्ह है। दूसरी ओर क्या कहते हैं अपने यहाँ पर इस सरकार ने कहा था कि हमारे जितने भी वनाधिकार पत्र हैं उन वनाधिकार पत्रों को जो निरस्त हुए हैं उनको हम संज्ञान में लेंगे और उनको तत्काल वनाधिकार पत्र देंगे। हमारी सरकार के समय में लगभग 4 लाख वनाधिकार पत्र बटे थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी लगभग 2.25 साल होने जा रहे हैं, तो इनकी सरकार ने वनाधिकार पत्र कितने बांटे हैं? इनके मुख्यमंत्री जी स्वयं ये कहते हैं कि हम नक्सलाइट मना कर रहे हैं, हम वनाधिकार पत्र नहीं बांट पा रहे हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि नक्सलाइटों की सरकार चल रही है? किस तरीके से ये जुगलबंदी चल रही है, किस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है? कहीं ना कहीं से हमारे आदिवासियों के साथ में पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। जहां तक हमारा सवाल है, हम लोगों ने सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर ऐसे जगह को चिन्हित करके उनको जिले का निर्माण कराया, वहां पर एजुकेशन का हब बनाया, रोड कनेक्टिविटी थी, वहां पर नेट कनेक्टिविटी थी, एयर कनेक्टिविटी थी। कौन से ऐसे संसाधन है वहां पर उपलब्ध दिख रहा है? कांग्रेस की सरकार ने क्या किया इन 3 साल में? प्रेम साहब जी से मैं जवाब नहीं देता हूँ। प्रेम साहब जी, भाजपा अभी भी वादा खिलाफी और बड़े बड़े वादे करके आप लोग वहां पर आप लोगों को सीट मिली, ये आरोप लगा रही है। ये टर्म तो ठीक है, अगली बार किस तरीके से क्या मुद्दे होंगे, आप लोग ये सीट बचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए क्या कवायदे होंगी? क्योंकि भाजपा वहां पर एग्रेसिव तरीके से चिंतन शिविर और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, लगा रही है। भाजपा जो निराधार जो आरोप लगा रही है, ये वनाधिकार पत्र की बात बोल रही कि हमने दिया, आपने किस ढंग से दिया? आपने तो नियम का ही धज्जी उड़ा दिया। आपने कहा कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो 3 पीढ़ी से रहेंगे तब उनको हम देंगे। और आपने कितना दिया? कितना आपने अधिकार पत्र को तो आपने कहा कि हम तो पूरा दे चुके हैं। और मेरे पास पत्र है 27 जुलाई 2015, इसमें आपने एक आदेश निकाला अपर मुख्य सचिव के आदेश से, दिनांक 15/8/2015 को जो ग्राम सभा होने वाली थी, तो ग्राम सभा में दावा लंबित नहीं है, वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष नहीं है और न कोई पात्र हितग्राही इस अधिकार से वंचित है। ऐसा आप लोग आदेश निकाले कि कोई नहीं है। तो आज जो जिनको निरस्त कर दिए थे आप, निरस्त करने के बाद कोई उनके पास कोई आधार नहीं था कि क्यों निरस्त किया आप। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने हमको राय दी कि जो त्रुटिपूर्ण कार्रवाई पिछले सरकार ने की हम उसको सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद जो पात्र हैं उनको हम देंगे। और आज व्यक्तिगत अधिकार की बात नहीं है, आज हम व्यक्तिगत अधिकार जो पत्र दिए हैं 4,41,500 और सामुदायिक वन अधिकार भी हम लोग दिए हैं, जो वहाँ डेवलपमेंट के काम होते हैं, स्कूल भवन बनना है, ग्राउंड बनना है, बहुत सारे बनना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने 44,524 दिया है। आप सामुदायिक वन संसाधन जिसको देना चाहिए था आपने एक भी नहीं दिया, हमने 2617 दिया है। आज ही हम लोगों ने आपके नगरी में, धमतरी में, नगरी क्षेत्र में आपने तो उसको देखा नहीं, उस कानून को। नगरीय क्षेत्र में भी हम लोग उदंती जो अभ्यारण्य है वहाँ भी हमने सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिया है, कांकेर में दिया है, जगदलपुर शहर में जो लोग वन अधिकार पत्र का कहते हैं कि शहरी में लागू नहीं होता, हमने लागू करके दिखाया। तो हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो वनाधिकार अगले चुनाव में अव्वल है। और ये हम आदिवासियों के बीच जा रहे हैं। आपने कितनी सीटों की उम्मीद सब करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सीटों को ये क्यों बोलना पड़ रहा है? बस्तर ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि क्या कहते हैं यहाँ पर नक्सलाइट हमें क्या कहते हैं वनाधिकार पत्र नहीं दे रहे हैं? क्या नक्सलाइटों ने मुख्यमंत्री जी से बात किया? केदार जी कितनी सीटों की उम्मीद है? 100% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। कितनी सीटों की उम्मीद है अगले चुनाव में? सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस ने केवल कहते हैं चुनावी तौर पर जीतने की किसी से जुमलेबाजी की है। आप लोग रिपीट कर पाएंगे अपने आप को? की है आदिवासी इलाकों में बच रहे हैं, इनके हमारे क्षेत्र में आने से बच रहे हैं।
हमारे ये हम तो आदिवासियों के बीच जा रहे हैं, 100% आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, आदिवासियों को पूरा भरोसा हम लोग के ऊपर है। इनका आदिवासियों के बीच जा रहे हैं आदिवासी और सड़क उनसे पे पूरा है, लेकिन उनके ये भरोसा आने है। के लिए डर रहे हैं, और उनसे आगे बात आने वाले करने से डर चुनाव रहे हैं। में ये इनकी भारतीय जीत है। जनता पार्टी को सीट नहीं मिलने वाली है, पूरा आदिवासी सीट कांग्रेस की झोली में जाएगा। आप मुगलते में रहिए, यहाँ पर जो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, आप लोगों का मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपके कहते हैं हमारे आदिवासी लोग जमीन पर कहते हैं वो कर रहे हैं, जमीन हड़पने का काम 144 पे आप लोगों का काम सरकार कर रही है। लॉकडाउन के पीरियड में मुगालते में तो आप है केदार भाई, हम तो आदिवासियों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, आश्रम अच्छी हो, जो जिन क्षेत्र में नक्सलाइट है वहाँ पर विकास के जरिए हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। विकास एक ऐसा माध्यम है। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज इस चर्चा को यहीं समेटना पड़ेगा, हालांकि चर्चा बड़ी विस्तृत हो सकती है क्योंकि आदिवासियों के विकास और उनके उत्थान की बात होती है। और हालांकि दुख की भी बात है कि 20 बरस गुजरने के बाद भी हम उनके विकास उत्थान की जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं। वो बहुत कुछ इस क्षेत्र में किया जाना अभी भी बाकी है, गति धीमी है, थोड़ी इस गति को और तेज़ करनी होगी, मुख्य धारा में आदिवासियों को लाना होगा, तब सही मायने में आदिवासी दिवस मनाना सार्थक होगा। आज का मुद्दा में